हेलो बच्चों, वेरी वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल एपीएस साइंस का ठूमर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आपको पता है ख़त्म हो गया है, ठीक है। और हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम उसकी पढ़ रहे हैं। तो शायद हमें 2 दिन हो गया उसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम करते हुए। आज तीसरा दिन और लास्ट है चैप्टर 3 का, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, तो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। देखो, कह रहा है किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। यानी कह रहा है कि अगर मान लो किसी क्षण यानी किसी समय पर चाल शून्य हो तो क्या उसका जो त्वरण है किसी कण का वो अशून्य हो सकता है क्या। ये आपको बताना है कि ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ये सही है गलत है। किसी क्षण किसी कण की चाल शून्य है तो उसका त्वरण अशून्य हो सकता है क्या, यानी शून्य नहीं हो सकता क्या, अशून्य हो सकता है क्या, नॉन जीरो। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर अगर मान लो हमने किसी पिंड को ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई वाले पॉइंट पर क्या होता है, चाल जीरो होती है, लेकिन त्वरण तो नीचे लगता है ना। जी इज इक्वल टू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाल जीरो है लेकिन त्वरण होता है, तो ये सही है कि चाल जीरो होने पर त्वरण अशून्य हो सकता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है चाल शून्य होने पर उसका वेग अशून्य हो सकता है क्या। चाल अगर आपसे कह रहा है शून्य है तो क्या उसका वेग अशून्य हो सकता है क्या, बताइए। चाल शून्य है तो क्या उसका वेग अशून्य हो सकता है क्या। अब देखो बच्चों, चाल ही जीरो है तो वेग कहां से आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेग है, वेग और चाल में अंतर क्या है कि वेग का जो परिमाण है वही तो होती है चाल। वेग का जो परिमाण होता है वही क्या होती है, चाल होती है। जब चाल ही जीरो है तो क्या होगा, वेग भी जीरो होगा। चाल जीरो है तो वेग भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये वाला कथन सही नहीं है, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। वेग शून्य नहीं हो सकता, वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वेग का परिमाण ही चाल है, चाल ही जीरो है तो वेग भी जीरो होगा। तीसरा कथन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। चाल स्थिर हो तो कह रहा है कि अगर चाल स्थिर है तो त्वरण शून्य होना चाहिए, अवश्य ही शून्य होना चाहिए, अवश्य ही त्वरण अवश्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो भाई क्लियर है, ये स्टेटमेंट जो सही होगा क्योंकि चाल स्थिर है, यानी उसकी चाल नियत है, वेग नियत है। तो आपको पता है कि त्वरण यानी a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, और नियत का अवकलन क्या होता है, जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चाल अगर स्थिर होगी तो त्वरण शून्य ही होगा। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसका, कह रहा है चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक है। कह रहा है चाल जो है वो बढ़ेगी कब, यदि उसका त्वरण क्या है, धनात्मक है। यदि त्वरण धनात्मक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी कण का त्वरण धनात्मक है तो क्या चाल बढ़ेगी, हम हमेशा बढ़ेगी क्या, चाल अवश्य ही बढ़ेगी। कैसा मतलब है कि ऐसा ही होगा। एक तो होता है कि भाई ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। कह रहे हैं चाल अवश्य, मतलब नेसेसरी आपसे कह रहे हैं ये होगा। तो चाल अवश्य बढ़ेगी यदि त्वरण धनात्मक है क्या। तो बताओ, सोचो इसके बारे में कि अगर त्वरण किसी का पॉजिटिव है, त्वरण पॉजिटिव है तो चाल बढ़ेगी क्या। तो ये कथन क्या होगा बच्चों, बिल्कुल फॉल्स होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये कथन तभी सही होगा कि अगर जो हमने गति की दिशा ली है, हमने जो गति की दिशा ली है वो त्वरण की दिशा है। गति की दिशा और त्वरण की दिशा क्या हो, समान हो, तो ये कथन सत्य है कि भाई चाल बढ़ रही है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण पॉजिटिव है, वेग बढ़ रहा है उसका, त्वरित हो रहा है उस दिशा में, तो वेग बढ़ रहा है यानी चाल बढ़ रही है, तो त्वरण कैसा है उसका, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम विपरीत दिशा लें, सपोज करो अगर हम ऊपर की दिशा को, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो दिशा है, ऊपर की ओर, इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है, पॉजिटिव मान लिया हमने, इसको ऐसे मान लेते हैं हम कि भाई एक्स अक्ष, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, तो वाई ऊपर पॉजिटिव, एक्स इधर पॉजिटिव, ये हो गया बच्चों मूल बिंदु, तो वाई नीचे नेगेटिव हो गया और एक्स नीचे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऊपर की ओर तो मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो अगर हम किसी कण को ऊपर की ओर फेंके तो आपको पता है कि त्वरण तो नीचे होगा, त्वरण क्या होगा, नीचे। तो यहां पर जो उसकी ऊपर की ओर चाल कम हो रही है, चाल क्या हो रही है, कम, और यहां पहुंचते मान क्या हो जाता है, 0। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा अगर आप धनात्मक मान लेते हैं तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की वस्तु की जो चाल है वो क्या होगी, चाल घटेगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, चाल घटेगी, ठीक है। तो ये कथन असत्य है कि चाल बढ़ेगी त्वरण पॉजिटिव हो। अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया त्वरण की, हमने ऊपर की ओर फेंका है त्वरण, ऊपर की ओर हम मान रहे हैं पॉजिटिव, तो चाल यहां क्या हो रही है, घट रही है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यस, क्या कह रहा है, किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से, और बच्चों इसमें आपसे ग्राफ बनवा रहा है, ठीक है, किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श में गिराया जाता है, किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है, ठीक है, 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे वो टक्कर करती है फर्श के साथ तो उसकी जो चाल है वो 1/10 कम हो जाती है। तो फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में, फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में, फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की जो चाल है, गेंद की चाल 1/10 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसी गति का t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ बनाइए। चाल समय ग्राफ आपसे पूछ रहा है और ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच में आपको इसका चाल समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो गेंद जो है उसे हम 90 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो कोई गेंद है, उसे हम 90 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हैं। ऊंचाई कितनी है भाई, 90 मीटर। तो अब जब गेंद फर्श पर आएगी तो दोबारा ऊपर जाएगी, फर्श पर टकराएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी उसकी 0 नहीं है। तो फर्श पे आते ही वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अब पहली जो उसकी वेलोसिटी थी उससे वो 1/10 कम हो जाती है, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर अगली बार जब आएगी अब ये मान लो कम ऊपर जाएगी, फिर दोबारा टकराएगी तो अब ये और कम जाएगी, फिर ऐसे ऐसे लास्ट में आपको बताना है 12 सेकंड तक आपको बताना है, चाल और समय में ग्राफ बनाना है। तो यहां आपको चाल निकालनी पड़ेगी कि और समय कितना लगा, मतलब हर टक्कर में समय और चाल हमें मालूम होनी चाहिए, तभी तो चाल समय ग्राफ बनेगा। तो पहली स्थिति लें, पहली स्थिति में लेता हूं
देखो, जब अपन 90 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। ऊंचाई ने S1 मान ले कितना हो गया भाई? 90 मीटर। तो अब देखिए भाई, इसका अंतिम वेग क्या होगा कि जब ये टकराएगी तो इसका वेग क्या होगा, उसकी बात करें। ये प्रारंभिक वेग है, जब गेंद यहां पर थी, यहां पर U1 क्या होता है? 0 होता है। और ये ऊंचाई है S1 इज इक्वल टू कितना? 90 मीटर। तो देखते हैं इसका अंतिम वेग, यानी यहां पर V1 क्या होगा। ठीक है, यहां t बराबर भी 0 था। तो देखते हैं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा और कितना इसका वेग होगा। तो बताओ गति का कौन सा समीकरण लगाओगे? थर्ड इक्वेशन लगाएं। तो V1 में मान रहा हूं तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस 2GH, 2AS होता है, 2AS। तो वस्तु नीचे आ रही है, तो यहाँ A बराबर क्या होगा? G होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस 2GS1 मैंने माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो बच्चों V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 तो 0 है, प्लस 2G की वैल्यू कितनी है? 9.8, S1 कितना है? 90। तो इसे गुणा कर लो, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बच्चों से गुणा करोगे तो आपको मिल जाता है 1764 गुणा करने पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ इसका रूट लोगे आप, तो 1764 का रूट क्या होगा? 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका अंतिम वेग हो गया, 42 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां इसका वेग है 42 मीटर पर सेकेंड। यहां 0 था, अब जैसे हमने इसको फेंका तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 42 मीटर पर सेकेंड। मानो टाइम t1 लगा हो, टाइम कितना लगा हो? t1। तो हम जानते हैं पहली इक्वेशन से कि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस 81। तो v1 तो कितना है? 42, u1 कितना है? 0, a कितना है? 9.8, तो ये t1 आ गया। तो इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 42/9.8। तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे आप, 42/9.8 यानी 4 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा यहाँ पर, 4.28 सेकेंड। चलो इसको मैं फ्रेम में लगा दूं ताकि हमें क्लियर रहेगा कि ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगा और इतनी इसकी स्पीड हो गई। 42 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है और ये 4.28 सेकेंड इसे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें प्राप्त हो रहा है। तो गेंद की चाल 0 से 42 मीटर पर सेकेंड होने में 4.28 सेकेंड समय लगता है। ये पहली स्थिति हो गई। गेंद की चाल क्या थी पहले? 0 से कितनी हो गई? 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बढ़ रही है चाल, कितना टाइम लग रहा है? 4.28। तो अगर इसको हम ग्राफ में बनाएं तो आप किस तरह लिख सकते हैं? या अपन ऐसा करते हैं, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ ग्राफ बना लेंगे। तो अभी हमें पता लग गया कि गेंद की चाल 0 से 42 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लग रहा है? 4.28 सेकेंड समय लग रहा है। अब जैसे ही टकराएगी, फर्श के साथ टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। तो अब जो सेकंड स्थिति होगी, यानी अब जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो 1/10 कम हो गया। v1 का 1/10 कम होना, यानी अब जो उसकी चाल होगी उसे अगर मैं u2 मानूं, दूसरी वाली स्थिति में प्रारंभिक चाल जो होगी, तो पहले कितना था? v1। अब v1 से कितना कम हो गया? v1/10। समझ गए? चाल कितनी कम हो गई? 1/10 कम हो गई। पहले v1 थी, अब v1 में से 1/10 कम कर दो, तो v1 चाल थी इसकी यहां पर, जैसे टकराई तो 1/10 चाल उसने खो दी, तो घटाना पड़ेगा ना। एक तो होता है 1/10 हो गई और एक 1/10 कम हो गई, तो आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में जिसका वेग होगा सेकंड वाली इस केस में, u2 बराबर कितना होगा? v1 कितना है? 42 माइनस 42/10। तो यहां से बच्चों जो आपको वेलोसिटी मिलती है u2 इज इक्वल टू, तो यह आपको मिल जाता है 37.8 मीटर पर सेकेंड।
तो ये इसका हो गया हमारे पास प्रारंभिक चाल कब, जब टकराई वापस 1/10 कम होने के बाद। अब जो इसके स्पीड है वो है 37.8 मीटर पर सेकंड। अब इससे वो ऊपर जाएगी, इससे वो ऊपर जाएगी। अब आपको देखना है कि अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, वो U2 से उछल रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई पर सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, 0। V2 बराबर क्या हो गया, 0। समझ गए। पहले U1 था जब वो ऊपर थी फर्श से 90 मीटर ऊंचाई पर, तो ये आई तो इसका वेग 0 से 42 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम कितना लगा, 4.28 सेकंड। अब इसका जो चाल है वो 42 से कम होकर कितना हो गया, 37.8। तो ये ऊपर जाएगी दोबारा, फिर टकराने के बाद ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने में कितना वेग हो जाएगा इसका, V2 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखें कि टाइम कितना लगा। ठीक है, जैसे वो धरातल से टकराती है तो उसकी चाल कम होकर 37.8 हो जाती है। तो अब देखते हैं हमें V2 बराबर 0। अब ये कितनी ऊंचाई पे जाएगी, तो टाइम उसी से निकलेगा। 90 मीटर से अब कम ही जाएगी, तो अब देखें कितनी ऊंचाई पर जाएगी। तो अब ये बच्चों ऊपर जा रही है, ध्यान रखना। अब देखो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या है, ये जो स्थिति है, अब गेंद हमारी ऊपर जा रही है U2 स्पीड से। U2 मैंने लिख दिया है, तो यहां V2 कितना है भाई, यहां V2 है 0। अब मैं इसको अगर मानूं हाइट, इसको सपोज करो मैं h2 मान लेता हूं, क्या मान लो, h2। तो अब देखें कितनी ऊपर जाएगी। तो ऊपर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, a = -g। ठीक है, तो तभी तो टाइम निकलेगा कि पहले इसकी चाल थी 42, अब चाल कितनी हो गई, 37.8। ठीक है ना, 37.8। तो अब देखिए कितनी ऊपर जाएगी। तो सॉल्व करें, तो देखो बच्चों आपको पता है कि v² बराबर होता है U² + 2as। इस वाले केस में V2² = U2² - 2gh2। तो V2² कितना है, 0। U2² कितना है, 37.8 का स्क्वायर माइनस 2। g कितना है, 9.8, और ये हो गया h2। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 37.8 का स्क्वायर = 2 × 9.8 × h2। तो ये कितने ऊपर जाएगी, h2 = 37.8 का स्क्वायर यानी 37.8 × 37.8 अपॉन 2 × 9.8। तो बच्चों h2 = इसे सॉल्व करें तो यहां h2 आपको मिल जाता है 72.9 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको आप, 72.9 मीटर आपको मिल जाएगा, 72.9 मीटर। तो इतनी ऊपर ही जा रही। ठीक है, हमें टाइम से मतलब है कि भाई टाइम कितना लगा, क्योंकि हमें चाल और समय में ग्राफ बनाना है, चाल तो निकाल ली। तो टाइम कितना लगा, सपोज करो टाइम लगा t2। टाइम कितना लगा, t2। तो भाई हमारी इक्वेशन सेकंड केस की बात कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, t2। टाइम लग रहा है t2। तो पहली इक्वेशन लें, v = होता है u + at। इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, v2 = u2 - gt2। तो v2 तो है 0, u2 हमारे पास है 37.8 और g है 9.8 × t2। तो बच्चों सॉल्व करेंगे, यहां से t2 निकालिए कितना आएगा, 37.8 अपॉन 9.8, तो आपको मिल जाता है 3.85 सेकेंड। 3.85 सेकेंड, ये आपको टाइम मिल गया 3.85 सेकेंड। क्लियर है, यानी उसे ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा 4.28 सेकेंड। ठीक है, अब इसे यहां से जब इसकी वेलोसिटी v1 ना होकर अब u2 हो गई है, तो u2 वेलोसिटी से ऊपर जाती है, कितनी ऊंचाई पे जा रही है,
72.9 मीटर पे जा रही है, 90 मीटर से आ रही थी, क्योंकि उसकी चाल अब कम हो गई है तो ये 72.9 मीटर पे ऊपर जा रही है। और इसे टाइम कितना लग रहा है, इसे टाइम लग रहा है 3.85 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार गेंद की चाल 37.8 मीटर पर सेकंड से 0 होने में कितना टाइम लग गया, चाल और समय का ग्राफ बनाना आपको, 37.8 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 3.85 सेकंड। और आगे चलिए अब तीसरा केस और लेते हैं, फिर बाद में इसको हम एक टेबल में लिख देंगे ताकि सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा केस, तो अब गेंद हमारी यहां पर है, ठीक है, तीसरी स्थिति में। तो बच्चों बताओ, तीसरे वाली स्थिति में अब जब टकराएगी, अब जब दोबारा आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, u3। पहले कितनी थी, u2 यानी 37.8। ठीक है, तीसरे वाली स्थिति में अगर मैं मानूं जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, u3। तो अब u3 जो है वो इसका कितना कम हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। तो u2 में से कितना कम कर दो, u2/10। ये बात समझ आ रही है। हर टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। तो पहली टक्कर हुई, u2 हो गया, इसकी स्पीड हो गई, तो अब इसे 1/10 कम हो गई, तो अब इसको निकाल सकते हो कि 37.8 यानी बच्चों u3 इज इक्वल टू 37.8 माइनस 37.8/10। तो इसको सॉल्व करें, u3 इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, 37.8 माइनस 3.78। अब लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 34.02 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी स्पीड कितनी मिल गई आपको, u3 मिल गई। तो चाल कितनी मिल गई बच्चों, u3। अब गेंद के गिराने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम आप देख लें, गेंद को गिराने में कितना टाइम आपको इसमें आपको लगता है। टोटल टाइम चेक करें आप, T1 कितना है 4.28 और T2 कितना है 3.85। ठीक है, और जो एक बात ध्यान दें, जब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति होती है तो ऊपर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, नीचे जाने में लगा समय। यानी इसे u2 से v2 पहुंचने में टाइम कितना लगा, 3.85 सेकंड। तो अब दोबारा 0 से वो नीचे आएगी जब वो, तो टाइम कितना लगता है, 3.85 सेकंड। यानी अब टोटल टाइम हम काउंट कर ले, देखो अगर मैं टाइम काउंट करूं, देखो यदि इस वाले केस के बाद, दूसरी स्थिति के बाद, देखो इसको हम u3 को बाद में निकालेंगे, पहले ये वाला केस देखें। तीसरा केस कि जब गेंद यहां पे हो गई तो अब यहां से यहां आने में उसे उतना ही टाइम लगता है। देखो गेंद की चाल 0 से 37.8 मीटर पर सेकंड होने में लगा समय। ठीक है, कि भाई यहां के बाद वो नीचे आएंगी तो आ रही गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ रही है। तो ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ऊपर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, नीचे आने में लगा समय। इसको आप सिद्ध भी करेंगे। तो लगा समय क्या होगा बच्चों, जो अगर मैं T3 मान लूं, यानी आप समझ रहे हो यहां से दोबारा जब यहां पर आएगी तो यहां चाल कितनी है 0, यहां कितनी है 37.8, तो टाइम लगा मान लो कितना T3, तो इतना ही लगेगा जितना T2 है, यानी 3.85 सेकेंड। ठीक है, तो देखो कुल समय एक बार काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 12 सेकंड तक चलना है। कुल समय क्या होगा, देखो तो पहले ऊपर से नीचे आई, T1 समय था, फिर वो नीचे से ऊपर गई, नीचे से कहां गई, वो ऊपर गई, थोड़ी हम कम मान ले इसको, ये T2 था। उसके बाद फिर नीचे से यानी ऊपर से नीचे आएगी, टाइम कितना था T3। तो टोटल समय जो हो जाएगा वो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब तक हम देखें इसमें, इसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी जो u3 निकाल चुके हैं। यहां पर वेलोसिटी थी u1, यहां पर था v1। ठीक है, तो इससे जब ऊपर गई तो इसकी स्पीड कम हो गई, तो अब इसकी जो हमने स्पीड मानी
वो हमने क्या माना u2, और यहाँ क्या हो गया v2, यहाँ क्या हो गया बच्चों v2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ v2 ही था तो 0 था, तो 0 से वो नीचे आएगी, समझ रहे बात हम, तो यहाँ टकरा ही नहीं है, यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ 0 रहेगा, 0 से अब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड वही है हमारे पास, u2 ही है। अब वो दोबारा ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड अब क्या मान लेंगे u3। तो t1 प्लस t2 प्लस t3, तो टाइम टोटल हम जोड़ लें, यानी 4.28 प्लस 3.85 प्लस 3.85। ठीक है बच्चों, तो जोड़ो हिसाब कितना आएगा, 10 और 18, 16 और 18 और 19, 3 6 4 10, तो 11.98 सेकेंड, यानी काम हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि 12 सेकंड हमसे पूछ रहा है, तो 11.98 सेकंड। इसके बाद अब जो वेलोसिटी रहेगी ये टकराएगी, यहाँ पर जो u3 की वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, u2 में से जो हम पहले कर चुके हैं, u2 में से हम कितना कम कर दें, 1/10 कम कर दें, तो u3 इज इक्वल टू 37.8 माइनस 37.8 अपॉन 10। तो अब हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे पास स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 34.02 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमें देखो चाल और अलग अलग समय हमने निकाल लिए, आप समझ गए होंगे। पहले u1 0 था, ये नीचे आई तो वेलोसिटी हो गई v1। ठीक है, टाइम हमने निकाला, तो अब जैसे टकराएगी तो उसकी चाल कम होगी, 0 नहीं है, चाल कम होगी, उसे हमने u2 माना। अब u2 से ऊपर जाएगी, तो अब जिससे ऊपर गई अब दोबारा नीचे आएगी। ठीक है, तो नीचे आ रही है उससे स्पीड होगी u2, टकराने के बाद क्या हो जाएगी u3। तो आप देख सकते हैं जो टोटल टाइम हमारे पास है वो है 11.98 सेकंड। तो यहीं तक हम बात करेंगे, उसके बाद गेंद में उछाल तो आएगा, गेंद ऊपर तो जाएगी, लेकिन अब टाइम उसमें जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा 12 सेकंड से, तो हमें ग्राफ बनाने केवल 12 सेकंड के लिए। तो चलो हमारे पास कौन कौन सी स्पीड है उनका हम ग्राफ पे नोट करेंगे। देखिए, तो पहले 0 से हुआ 42 मीटर पर सेकंड। पहले देखो, पहले वाले केस में बात करेंगे, स्पीड जो हमारी होगी, चार्ज जो हमारी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड से कहां पहुंचा 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 से कहां पहुंचा 42 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया था इसमें 4.28 सेकंड। टाइम कितना गया था भाई 4.28 मीटर सेकंड। ठीक है, अब जैसे वो टकराई तो टकराने के बाद उसकी चाल कम हो गई, और अब चाल कितनी हो गई 37.8 मीटर पर सेकंड। 42 से टकराने के बाद कम हुई, उछाल जो आया वो आया 37.8 मीटर पर सेकंड, और ये 37.8 मीटर पर सेकंड से जो चार्ज अब 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड जो ऊपर जाएगी, तो उसमें हमने टाइम निकाला था 3.85 सेकंड। ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ये सॉरी सेकंड है, ये 3.85 सेकंड। ठीक है, तो क्लियर है, ये तो पहला केस हो गया कि जब गेंद आपकी कहां आई थी, ऊपर से नीचे आई थी। यहां u1 था, यहां कितना था v1, टाइम कितना लगा t1। टकराने के बाद फिर ऊपर ही ऊपर गई, तो इसकी वेलोसिटी क्या मान ली हमने u2, और ये हो गया इसका v2। ठीक है, टाइम कितना लगा t2। अब ये v2 से नीचे आएगी तो उतनी ही स्पीड होगी, 3.85 सेकंड उसे लग रहा है, तो बिल्कुल सेम। अब 0 मीटर पर सेकंड से 37.8 मीटर पर सेकंड होने में टाइम इतना ही लगेगा 3.85 सेकंड, यहां से यहां आने में। ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये ओके। तो यहां से यहां आने में, यानी यहां वही हमारे 0 था और यहां पर वेलोसिटी u2 है, समझ रहे हो? तो टाइम उतना ही लगा। अब दोबारा टाइम हमने देखा, यहां तक टाइम हमारा पूरा हो चुका है, 11.98 सेकंड पूरा हो गया है, वो निकाल रखा है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद जब वो ऊपर जा रही है वस्तु, अब उसके पास वेलोसिटी कितनी है u3, और u3 हमने कितना निकाला है 34.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11.98 पूरा हो चुका है। तो इसका ग्राफ जो कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर ही बनता है बिल्कुल पैमाना मानकर। ये तो आप रफली बना सकते हो इस तरह, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाना। ठीक है, तो हम चारों समय में ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ये पैमाना मान लेते हैं कुछ हम थोड़ा सा जनरली। तो चाल आप देख रहे हैं 42 है, तो वैसे 5-5 के गैप पर हम मान लेते हैं 0 है। तो ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये क्या मान लिया 50। ये सब मीटर पर सेकंड में है 4। क्लियर है? और टाइम हम 12 सेकंड है, तो ये हम एक एक का अंतर मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आप मान लेंगे इसमें क्योंकि हमारा 11.98 है, तो थोड़ा सा इसको मैं और आगे कर देता हूं। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये टाइम है सेकंड में, दिस इज टाइम t। ओके, अब देखिए 0 से 42 सेकंड, 0 से स्पीड 0 से शुरू हुई, कहाँ गई 42 सेकंड तक पहुंचे, टाइम लिया 4.28 सेकंड। तो आप सपोज कर 42 कुछ यहाँ होगा, ये वाला 41, ये 41, ये 42 मान लेते हैं, तो ये हो गया 42, ठीक है। ओके, टाइम है 4.28, ये 4 है तो 4.28 यहाँ होगा। तो हमें बच्चों स्पीड यहाँ मिल रही है 42 और ये हमें मिल रहा है 42 सेकंड पर, ये सॉरी 42 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम, ये वाला जो टाइम है कितना है 4.28 सेकंड, ठीक है भाई। तो हमें इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला दें तो ये हमें ग्राफ इस तरह मिलता है, ठीक है। स्केल साहब को सीधे बना सकते हैं, आप तो रफ बना रहे हैं। ओ ए ग्राफ हमें मिला, क्या मिला, ओ से लेकर ए तक। तो ये जो ग्राफ हमें मिला है, मतलब वस्तु नीचे आ रही है ऊपर आ रही है, वस्तु नीचे जा रही है, तो ये नीचे की ओर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्लियर है। तो ओ से लेकर ए तक हमें ग्राफ मिला। ओके, अब उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, 42 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी लास्ट नीचे वाले पॉइंट पर, लेकिन अब वो कम हो जाती है और उसमें इसकी स्पीड अब हो जाती है कितनी 37.8, ठीक है। तो जैसे वो टकराती है तो उसकी स्पीड जो है 37.8 हो जाती है। तो मान लो 37.8 हम यहाँ मान ले, 36, 37 ये हम यहाँ मान ले 37.8। तो यानी बच्चों यहाँ तक उसकी स्पीड अब कम हो जाती है इस स्पीड पे, समझ रहे हो। ये नीचे की ओर आ रही है वस्तु, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर थी और ये वस्तु जो है अब जैसे वो टकराती है नीचे की ओर तो उसकी स्पीड 42 ना रहकर कितनी हो जाती है 37.8, ठीक है। तो अब दोबारा जीरो होने में एक टाइम लगता है 3.85 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं 4.28 में आप 3.85 जोड़े, 4.28 में आप 3.85 जोड़े, टाइम काउंट करें 8 और 5 13, 10 और 11 और 4 3 7 और 1 8, 8.13 सेकेंड। यानी बच्चों
सपोज करो यहां पर है 8.13 सेकेंड, तो अब आपको ग्राफ मिलेगा बी और सी इस पॉइंट पे। इसको मैं अगर मान लो बी मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लूं, सी पॉइंट। तो इससे आपको ग्राफ मिल जाएगा, बी और सी को आप इसके से मिला सकते हैं इस तरह। तो ये नीचे की ओर थी ओए वाला ग्राफ, और अब वस्तु ये ऊपर की ओर जा रही है, बी से सी की ओर। ऊपर की ओर जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, समझ आएंगे आप, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब जब सी पॉइंट पे आ जाती है तो दोबारा, यानी वो नीचे से ऊपर गई, अब वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इतना ही टाइम उसे लगता है, कितना, 3.85 सेकेंड। तो 8.13 में आप 3.85 और जोड़िए, इनको बात कर रहा हूं मैं। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, और ये 8 और 3 11, 11.98 सेकेंड। 11.98 सेकेंड में वो ऊपर जाती है। ठीक है, यानी सॉरी नीचे आती है, ये ऊपर चले गई, इसके बाद नीचे आ रही है। तो 11.98, यानी मान लो यहां पर हम 11.98 मान लें। ठीक है, तो वो यहां पर इसी स्पीड में, तो ये स्पीड में ये नीचे जाती है डी। ठीक है, समझ रहे हो आप, 0 स्पीड हो गई, अब 0 से वो नीचे आ रही है, स्पीड कितनी है इसकी, वही 37.8। ठीक है भाई, इसके बाद अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद टाइम हो चुका है कितना, 11.98 सेकेंड। तो इसके बाद वो दोबारा उसका जो चाल है टकराने के बाद कम होती है, यानी अब वो 37.8 से 37.8 मीटर पर सेकंड से कम होकर चाल कितनी हो जाती है, 34.02। तो 34.02 समथिंग आपको यहाँ मिल जाता है, मान लो 34.02। तो इतनी चाल उसकी कम हो जाती है, फिर वो दोबारा यहाँ से वो आगे गति करेगी। नहीं, हमारा काम यहीं तक है, 11.98 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखें। यस, तो आप इसको ऐसा करना, ग्राफ पे बनाना। और क्वेश्चन देखिए, चलो कुछ क्वेश्चन 16 देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं जो आप कर सकते हैं, उनको मैं नहीं करा रहा, कर लेना, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 16 आप देख रहे हैं, बट इसमें आपको बताना है कि कौन सी गति एक विमीय गति नहीं है। निम्न में से कौन सी गति एक विमीय गति नहीं है, एक विमीय गति नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक विमीय गति पहचान करनी है, वो कौन सी नहीं है। कुछ ग्राफ आपको दे रखे हैं। पहला ग्राफ, ये आपको इस तरह ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक्स और टी में, और ये आपको दिशा भी बता रखी है कि कण इस तरह चल रहा है। तो आपको बताना ये एक विमीय गति है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक विमीय गति, अगर कोई एक विमीय गति करेगी तो एक समय पर एक ही स्थिति होनी चाहिए। जैसे भाई T1 पे x1 हो गया, T2 पे x2 हो गया, अलग अलग समय पर स्थिति भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और एक ही स्थिति होनी चाहिए। तो आप कोई भी यहाँ टाइम देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ देख रहे हो आप, मान लो इस टाइम पर, तो इस टाइम पर वो यहाँ पर भी है, इस टाइम पर वो यहाँ पर भी है, हो सकता है ना संभव। मान लो T1 समय पर वो x1 पर भी है और x2 पर भी है, तो एक ही समय पर अलग अलग स्थिति हो सकती है क्या भाई। एक टाइम पर आप एक ही जगह तो मिलोगे, आपको डुप्लीकेट थोड़ा ना कोई भी उस समय वो दूसरी जगह मिल गया। तो यहाँ एक ही समय पर कई सारे आप कहीं भी देख सकते हो, मान लो यहाँ पर है ये स्थिति हो रही है और यहाँ पर ये स्थिति हो रही है।
तो यहां एक ही समय पर अलग अलग स्थितियां आती हैं, यानी एक विमीय गति नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें। दूसरा आपको दे रखा है एक इस तरह सर्किल आपको बना रखा है, और ये आपको वेग और समय में ग्राफ दे रखा है, वेग और समय में। ठीक है, इस तरह का चल रहा है। तो आपको बताना है एक विमीय गति है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखो वेग ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक विमा का मतलब क्या होता है, एक दिशीय, एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल, 1D, यूनिडायरेक्शनल। तो एक समय में एक ही दिशा में तो गति होगी, उसी को हम एक विमीय बोलते हैं। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब आप देख रहे हैं, मानो कोई भी समय बात करें, यहां की बात करें तो यहां वो पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। यहां की बात करें, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो एक ही समय पर दो दिशाओं में गति हो रही है, यानी ये भी एक विमीय गति नहीं है। तीसरा ग्राफ देखें। सी पॉइंट, ये आपको चाल और समय में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इस तरह ग्राफ दे रखा है। यस, तो बताओ ये आपकी एक विमीय गति है कि नहीं है। ये चाल आपको दे रखी है, ये क्या दे रखा है बच्चों, समय आपको दे रखा है। ठीक है, तो बताइए सोच के कि ये आपकी एक विमीय गति है कि नहीं है। तो आप जानते हो कि भाई चाल, ये ऊपर पॉजिटिव होगा ग्राफ में, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या चाल कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। चाल सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी एक विमीय गति नहीं है। ठीक है, ग्राफ ही गलत है। तो और देखिए लास्ट आपको दे रखा है, थोड़ी अपन इसमें इंक डालते हैं मार्कर में, ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखाई हो। ओके, तो बच्चों लास्ट इसमें 16 क्वेश्चन आपका है, ग्राफिकल क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें। तो डी नंबर का क्या दे रखा है, देखो ये आपको इस तरह दे रखा है। तो अब जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है कुल पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई। और बच्चों ये दे रखा है टाइम, टी आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है। ओके, तो ऐसे दे रखा है, इस तरह ऐसे ट्रायंगल से बना के दे रखा है, और ये इस तरह। ठीक है, कुल पथ लंबाई और समय। तो आपको बताना है कि अगर कोई एक विमीय गति करेगी, तो जैसे मान लो ये हमें पता लग रहा है कि पॉजिटिव में चल रहा है, तो समय के साथ साथ अगर वो एक दिशा में गति कर रही है तो बढ़ना चाहिए। अभी देखो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या भाई। समय जैसे से बढ़ेगा, अगर कोई व्यक्ति एक दिशा में चल रहा है तो उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पथ की। तो पथ लंबाई पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, यानी ये भी एक विमीय गति नहीं है। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पुलिस की कोई जो गाड़ी है, पी फॉर पुलिस, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तो जो दे रखा है वो उसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पुलिस की कोई गाड़ी है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो परिमाण ले लेते हैं, चाल की बात हो रही है। यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। चोर बच्चों यानी थीफ।
तो चोर की जो गाड़ी की चाल है वो है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की गाड़ी की जो चाल है वो है 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, ठीक है। ओके, इसका वो पीछा कर रही है, मतलब पुलिस की गाड़ी कितना चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो चोर हमेशा आगे रहता है पुलिस से। चोर जो है वो 192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है अपनी कार में। यदि गोली चलाता है, ये जो पुलिस है वो चोर की कार पर गोली चलाते हैं। यदि गोली की नाल मुखी चाल, गोली यानी बुलेट, ठीक है, गोली की जो नाल मुखी चाल है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड है। तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चोर की कार को गोली किस चाल से, चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? तो ये देखो, कोई पुलिस की गाड़ी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, चोर उसी दिशा में आगे चल रहा है। ये चोर की गाड़ी की चाल है 192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब पुलिस जो इस गाड़ी में चल रही है वो अपनी गाड़ी से 150 मीटर पर सेकंड की चाल से शूट करती है, गोली चलाती है। तो कह रहा है चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए, ये दे रखा है मीटर पर सेकंड, इसको आप चेंज करें तो 30 किलोमीटर पर सेकंड को आप किसमें चेंज करें, मीटर पर सेकंड में। 30 × 5/18, ठीक है। तो इसको आप बच्चों सॉल्व कर लें तो देखो 6 × 18, 6 × 5 = 30, आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ऐसे यहां पर 192 × 5/18, ठीक है। तो यहां भी आप देखेंगे 160/3 आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। तो पुलिस की चाल है कार की, ये चोर की कार की चाल है और ये बुलेट की चाल है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए गोली की चाल क्या होगी, पहला गोली की चाल बताइए, गोली की चाल क्या होगी। ये तो गोली की नाल मुखी चाल हो गई, जो बंदूक से निकली थी उस गोली की चाल है। लेकिन गोली पुलिस वाले चला रहे हैं, पुलिस वाले गाड़ी में, तो आप देख सकते हैं अतः गोली भी उसी दिशा में है और कार भी उसी दिशा में है। तो गोली की जो चाल होगी उसको इस समय VB' मान लेता हूं, तो VB माने। तो गोली की चाल, कार से चल रही है गोली, तो कार की चाल कितनी है, 25/3, और ये गोली की चाल कितनी है, 150। ये होगी गोली की कुल चाल, 25/3 + 150। इसे थोड़ा सॉल्व कर ले हम, तो VB = देखो 25, एलसीएम ले लो, 15 × 45, 450/3, यानी ये आ गया 475/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई गोली की चाल। तो ये गोली जो है वो कार से चल रही है, अब कार की चाल में वो जुड़ जाएगी गोली की चाल। तो गोली की कुल चाल हो गई VB 475/3 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि गोली किस चाल से आघात करेगी। गोली किसको आघात कर रही है, चोर की चाल, जो चोर की गाड़ी चल रही है, थीफ। तो गाड़ी चल रही है 192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये गोली की चाल है 475/3 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि कार के सापेक्ष, क्योंकि वो भी गतिशील है ये भी गतिशील है, तो कार के सापेक्ष गोली की चाल क्या होगी। अतः चोर की कार के सापेक्ष गोली की चाल, यानी ये आपेक्षिक चाल वाला क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे इसको, गोली की चाल चोर की कार के सापेक्ष VBT, क्या होगा, VB - VT, ठीक है, VB - VT। तो इसे सॉल्व करें हम, तो VB कितना होगा, 475/3 - T कितना है, 160/3, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लें तो ये आ गया बच्चों 5, 1, 315/3, यानी 105 मीटर पर सेकंड।
तो जो गोली है वो 105 मीटर पर सेकंड की चाल से आघात करेगी। तो इस तरह आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। कुछ और क्वेश्चन है वो आप करना, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। इस बार आप कमेंट तो करोगे और क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, केवल सुनने में और देखने में, उतारने में आपको कम समझ में आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े एज ए होमवर्क, और जो नहीं आया आप उसे कमेंट में पूछिए। क्लियर? तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।